आज की क्लास में जो यूटिलिटी का बच गया था वो पोर्शन करेंगे, क्वेश्चन से 3-4, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एमसीक्यू इसके जो होंगे उसको करेंगे। तो चलिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये पढ़ेंगे। कुछ मान्यताएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे यूटिलिटी की, और उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन भी आता है। एक वस्तु के रूप में, दो वस्तु के रूप में, तीन वस्तु के रूप में उपभोक्ता संतुलन। तो पहले चीज देख लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कि एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है। एक जो कंज्यूमर है, एक जो उपभोक्ता है, वो संतुलन की स्थिति में कब होता है, या कब हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता जो है वो संतुलन में है। तो कोई भी उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब उसके द्वारा खर्च किए गए पैसे या धन से प्राप्त वस्तुओं के उपभोग से उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो इसका भी प्राय यह है कि उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब उसके द्वारा व्यय किए गए धन से प्राप्त वस्तुओं के उपभोग करने पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। और वो उस स्थिति का मतलब क्या है कि अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में और कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। ये डेफिनेशन इसकी हो गई। ये डेफिनेशन भी आ जाती है कि एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है। तो आप लिख सकते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब उसके द्वारा व्यय किए गए धन से खरीदी गई वस्तुओं के उपभोग करने पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, और वो इस स्थिति से या इस स्थिति में बने रहना चाहता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। उपभोक्ता संतुलन जो होता है उसकी क्या होती है, एजम्पशंस होती है। एजम्पशन का मतलब होता है कि मान्यताएं क्या मतलब मानना। जब यूटिलिटी हम पढ़ते हैं तो यूटिलिटी एनालिसिस में हमें कुछ मानना पड़ता है कि ऐसे होगा। नियम मानना का मतलब एक नियम बना दिए जाते हैं कि हमें ऐसा होगा। तो अगर इन नियमों को नहीं माना तो यूटिलिटी एनालिसिस जो एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे डिमांड में भी हम पढ़ेंगे, सप्लाई में भी पढ़ेंगे। तो मान्यताएं मतलब ऐसा माना गया है। ओके, तो क्या होना चाहिए, ये नियम जो है यूटिलिटी एनालिसिस का कब लागू होगा, कब जो कंज्यूमर है संतुलन में होगा, और उस स्थिति में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं। इसकी दो मान्यताएं लिखिए। कई बार 3 आ जाती है, और एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि उपभोक्ता संतुलन क्या है, इसकी मान्यताएं लिखिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल उपभोक्ता संतुलन की डेफिनेशन लिखनी है 2 लाइनों की। उसके बाद एटलीस्ट 5 आपको पॉइंट जो है वो आगे बताने हैं। तो आगे एजम्पशन मान्यताएं। पहली मान्यता क्या है, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल का मतलब होता है विचार या विवेकशील या विचार रखने वाला उपभोक्ता। विवेकशील का मतलब होता है, रैशनल का मतलब होता है कि उपभोक्ता को ये जानकारी है कि उसके द्वारा सीमित व्यय को, या उसको पता है कि वो जो सीमित संसाधन है जिनसे वो वस्तुओं को खरीदेगा और उनका जो उपभोग करेगा उससे उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो विचार, रैशनल कंज्यूमर या विचारवान उपभोक्ता वह उपभोक्ता होता है, उसको ये मालूम होता है कि उसके द्वारा जो खर्च किया गया धन या उसके द्वारा जो खरीदी गई वस्तु है उनसे उसके सीमित साधनों से क्या करना चाहता है वो, कि अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अगर एक लाइन में लिखना है तो रैशनल कंज्यूमर या विचारवान उपभोक्ता या विवेकशील उपभोक्ता वह उपभोक्ता होता है
वो अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। सेकंड वन है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है कि गणनावाचक, जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, जिसकी गणना की जा सकती है, इसका मतलब गणनावाचक। तो यूटिलिटी एनालिसिस ये बताता है कि जो हम वस्तु को कंज्यूम करते हैं, वस्तु का उपभोग करते हैं, जैसे हमने एक रोटी खाई तो हमें ज्यादा में यूटिलिटी मिली, 2 खाई तो थोड़ी सी कम हो गई, 3 खाई तो थोड़ी सी कम हो गई। तो उपभोक्ता जो है, जो यूटिलिटी जो है, उसकी गणना 1 2 3 4 में की जा सकती है। नेक्स्ट है नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। इसके तहत या ये भी मान्यता है कि जो उपभोक्ता है उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और उदाहरण के तौर पर कि जैसे कोई चाय पीता तो वो चाय पिए, वो ये नहीं बोले कि कॉफी पीना है, या दूसरी आइटम या फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट मतलब ना तो उसके टेस्ट, फैशन वगैरह या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। जो उपभोक्ता की आय है उसमें कोई इस नियम के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो वस्तुओं की कीमत है उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आपने लिखना क्या है कि ये भी मानता है कि वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन है परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। जो उपभोक्ता है उसको पूर्ण ज्ञान होता है कि वो जो खर्चा कर रहा है वो किस वस्तु पर कर रहा है और किस वस्तु को खरीदने से उसको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। ये भी उसको क्या है, पूर्ण ज्ञान है। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, एक एक लाइन की डेफिनेशन 5 पॉइंट में लिखनी और 2-3 लाइन का ये क्वेश्चन है। तो ये सारा लगभग क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का आता है, तो उस हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट वन है जो उपभोक्ता संतुलन है या उपभोक्ता उसके संतुलन की शर्तें क्या है। तो उसमें क्वेश्चन आता है कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु के रूप में मतलब उपभोक्ता एक वस्तु को उपभोग कर रहा है या एक वस्तु को कंज्यूम कर रहा है, एक वस्तु के रूप में उपभोक्ता संतुलन की शर्त बताइए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई, आईसीएसई, एचपी बोर्ड में भी आता है और कई कंपेटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। एमसीक्यू करेंगे वहां भी आएंगे ये। दूसरा है 2 वस्तुओं के रूप में उपभोक्ता संतुलन और 3 वस्तुओं के रूप में और 4 वस्तुओं के रूप में, आगे जितना भी हो सकता है। तो उपभोक्ता संतुलन की कंडीशंस क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, एक वस्तु के रूप में देखेंगे आप, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओब्लिक प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहां पर जो एक्स है, एक्स क्या कोई वस्तु है, ओके। एक उपभोक्ता एक वस्तु के रूप में कब संतुलन में होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स क्या है कोई वस्तु है, ओब्लिक डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये उस स्थिति में संतुलन होगा जब उसके द्वारा, सिंपल सी सीधी सी, कि उसके द्वारा खर्च किए गए वस्तु से, उसके द्वारा खर्च किए गए धन या पैसे से जो भी वस्तु उसने खरीदी है उसको कंज्यूम करने पर, उसका उपभोग करने पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। 2 वस्तुओं के रूप में कंडीशंस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओब्लिक प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 2 वस्तुओं के रूप में कंडीशन है, आपने याद करनी है ओके, और समझनी भी है। और 3 वस्तुओं के रूप में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई ओब्लिक प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड ओब्लिक प्राइस ऑफ
Z इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर हम इसको एक चीज देखें तो इसका मतलब क्या, मान लीजिए यहां पे एक्स किस जगह क्या है, ऑरेंज लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, तो इस आगे क्या हो जाएगा, ओब्लिक क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ऑरेंज, ये प्राइस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 10 रुपए का कोई संतरा है, ओके, मार्जिनल यूटिलिटी किसकी है, ऑरेंज की, किसकी है, ऑरेंज की, यहां पे क्या लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, और 10 रुपए क्या है, 10 रुपए का संतरा है, तो यहां क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ऑरेंज। तो यहां कितना हो जाएगा, प्राइस, प्राइस जैसे यहां पे कितना 10 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हमने कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो यहां क्या आ जाएगा, यहां मान लीजिए 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितनी यूनिट हमने खरीदी है, 30 रुपए खर्च कर रहे हैं, 40 रुपए के हम ऑरेंज खरीद रहे हैं, तो इसको कोबाइलेंट वो हो जाएगा। तो ये दो हैं कंडीशन है, तीसरी मैंने ऐसे लिखी है, 3 वस्तु भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी है, नंबर भी हो सकता है, तो आपने कंडीशंस याद रखनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ऑब्लिक प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक कंडीशन है, एक नंबर का आता है कई बार 2 वस्तुओं के रूप में, तो इसमें सेम वही होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स 2 वस्तुओं के रूप में, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई ऑब्लिक प्राइस ऑफ ऑब्लिक यहाँ पे सॉरी प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई हो जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पे 3 वस्तुओं के रूप में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड प्राइस ऑफ जेड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो ये नियम हमें क्या बताता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे उपभोग की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो, कम हो जाती है। तो टेबल बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले खाना बनाना है मार्जिनल यूटिलिटी का, तो जैसे मैंने यहाँ क्वांटिटी 0 लिखी है, नहीं भी लिखना चाहे आप तो 2 मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जैसे 864 कम, नियम क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो क्या करना हमने, टेबल में एक जगह क्वांटिटी दूसरी जगह मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहाँ क्या करना, घटती हुई करनी है हमने, क्या करनी है, सीमांत उपयोगिता घटती, 8 6 4 2 0 -2, और यहाँ पे क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, और इसको यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमने बाई एक्सिस पे लिया है, क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी करा था, इसको मिलाते जाएंगे, जैसे 1 है तो यहाँ पर 8 है, 2 पे जैसे 6 है, 3 पे ऐसे ऐसे हमने क्या कर जाना 4 है। तो यहाँ पे देखना आपने समझना कि यहाँ पे देखेंगे आप, जब यहाँ पे 5 यूनिट की को कंज्यूम करता उपभोग करता है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 यूनिट पे क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, वो यहाँ पे क्या हो जाती है 0, और 5 के आगे यहां से यहां तक देखेंगे आप, ये क्या रहती है पॉजिटिव, क्या रहती है यहां से यहां तक, जो यहां तक ये क्या रहती है, ये आपकी पॉजिटिव रहती है। और यहाँ पे जब यहाँ पे टच करता है 5th यूनिट को जैसे, तो यहाँ कितनी हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाती है, 0, ओके। और उसके बाद जब 6th यूनिट की कंजप्शन करता है, कंज्यूम करता है, तो क्या हो जाता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाती है, वो -2 हो जाती है, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। तो इसमें देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये ऊपर से नीचे नीचे आते यहाँ पे 0 हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई आपकी ऋणात्मक होगी। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा तो आता नहीं है, लेकिन ये आपने समझना, दोबारा समझ लीजिए। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे उपभोग की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या कम हो जाती है। इसे एक रेखा चित्र और तालिका के द्वारा समझा जा, एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पे तालिका ये आपकी बन गई, टेबल बन गया आपका,
तो यहाँ पे देख लीजिए टेबल में क्वांटिटी 1 to 6 करा है और मार्जिनल यूटिलिटी को ऊपर से नीचे 8 6 इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, जैसे कि हमने डेफिनेशन नियम की डेफिनेशन में बोला था। और इससे हमने ये फिगर बना लिया और देख लीजिए जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है और यहाँ पे ऋणात्मक और यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, फिफ्थ इकाई से ऊपर तक फोर्थ इकाई तक क्या वो पॉजिटिव है और यहाँ फिफ्थ पे आके क्या हो जाता है, वो फिफ्थ पे आपका हो जाता है शून्य और उसके नीचे क्या हो जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। बच्चों इसके आपने क्वेश्चन जो करने हैं, वो पहला क्वेश्चन आपने करना है कि उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी मान्यताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा आपने करना है कि एक वस्तु के रूप में उपभोक्ता संतुलन की कंडीशन बताइए, 2 वस्तु के रूप में और 3 वस्तु के रूप में, 3 एक एक ये डेफिनेशन आप लिखने। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से आप क्या समझते हैं, इसे एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। थैंक यू।